हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। नाउ पीटी करीब है और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी रिगार्डिंग इक्विवेलेंस वाज समथिंग व्हिच वाज रिलेटेड, तो इस बार हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो और हम क्या जानेंगे, सबसे पहले इसे समझने के लिए हम देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, कीन्स इकोनॉमी क्या कहती है। इसके बाद हम जानेंगे रिगार्डिंग इक्विवेलेंस क्या होता है और इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। Regarding equivalence, which was in news recently, is related to which of the following? Inflation impact on unemployment status of economy, trade-off between environment and economy, deficit finance unable to raise the purchasing power, और tax inability to control inflation। इन चारों में से एक बार सोच के देखिए कि कौन सा आपका regarding equivalence से related है। नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में। बट सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। राइट, तो डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले एडम स्मिथ की इकोनॉमी के बेसिस पे चलता था कि आपकी इकोनॉमी रन्स ऑन द टू मार्केट डिटर्मिनेंट्स, दैट इज अगर ये आपकी क्वांटिटी है, राइट यहाँ पे आपका प्राइस है, तो आपका सबसे पहले डिमांड और इसका कोरिलेशन क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं डिमांड कर। राइट, और वहीं पे प्राइस बढ़ने पे प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज कर देता है क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो इसको कहते हैं आपका सप्लाई कर। एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहां पे इंटरवेंशन सबसे कम होता है, यूजुअली आपका ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। राइट, जब जहां पे एक ना तो कंज्यूमर के पास सप्लाई होता है ना प्रोड्यूसर के पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जनरेट होती है जितनी डिमांड होती है, तो जितनी डिमांड हो उतनी ही प्रोड्यूसर बनाता है और मार्केट में एक इक्विलिब्रियम रहता है, किसी के पास सप्लाई नहीं होता। नाउ दिस डज नॉट हैपन ऑफन। प्रॉब्लम, अब एडम स्मिथ कहते थे इंटरवीन मत करना, बट देन इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, जैसे 1929 का डिप्रेशन, आपका फिर 79 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड देन वी सॉ 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इकोनॉमी अचानक स्लम कर जाती है या फिर बिल्कुल इंपैक्ट हो जाता है। इसके ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन। तो हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन तो होती है, सो अगेंस्ट एडम स्मिथ की जहां डिमांड और सप्लाई में बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए मार्केट में, केन्स इकोनॉमी पिक्चर में आती है। तो और ये 1929 का जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उसके बाद जो फर्दर स्लो डाउन हुआ, उसके बाद केन्स ने सजेस्ट किया कि जब मार्केट में स्लो डाउन है, स्लो डाउन मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है क्योंकि ओवरऑल जब इकोनॉमी गिरी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों के पास परचेसिंग पावर खत्म हो गई। परचेसिंग पावर ध्यान रखिएगा, लोगों के पास परचेसिंग पावर खत्म हो गई, इसलिए डिमांड जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो केन्स टॉक्ड अबाउट कि आप एक काम कीजिए, केन्स सेड कि एक काम कीजिए, गवर्नमेंट को ना स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए अपनी, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग। जब किसी और के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, रोड बनाने के लिए क्या चाहिए, पीपल, काम करने के लिए लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो क्या आएगा लोगों के पास, परचेसिंग पावर, और परचेसिंग पावर हाई होगी तो क्या बढ़ेगी, डिमांड, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये था केन्स इकोनॉमी। केन्स इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहते थे। राइट, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ये करती कैसे है कि गवर्नमेंट हैज टू डू दिस, हाउ विल इट, मतलब इसको अचीव कैसे करेगी। तो गवर्नमेंट जब ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसके पास दो तरीके हैं, उसको क्या करना है, पैसे इकोनॉमी में लेकर आने हैं। तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं फाइनेंस करने के, एक तो अभी टैक्स लगा के पैसा, मतलब उसको इकोनॉमी में पैसा लेके आना है, बट वो पैसा आएगा कहां से, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा। तो एक तो टैक्स बढ़ा दे, टैक्स से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट वापस इकोनॉमी में भेज सकती है, बट ये पर्पस को खुद ही सेल्फ डिफीट कर देता है। राइट ना, आप जैसे लोगों से टैक्स लोगे तो अगर वो 1000 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देंगे तो उनकी परचेसिंग पावर तो और कम हो गई ना। आप वही पैसा उनको वापस दोगे तो ये तो एक इकोनॉमी का पर्पस ही डिफीट हो गया कि वो 100 रुपए आपने टैक्स में लिए, वही 100 रुपए आपने उनको किसी और स्कीम से प्रोवाइड कर दिए, मग नरेगा या जॉब क्रिएट करके, तो एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर तो क्रिएट हुई नहीं ना इसमें। ऑन दी अदर हैंड दूसरा तरीका होता है, दैट इज अगर गवर्नमेंट लोन ले ले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेट ले ले इस केस में ना,
नाउ डेट लेके गवर्नमेंट क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दे जिससे कि परचेसिंग पावर बढ़ जाए. नाउ दिस इज वेयर जहां पे आपका पूरा गेम शुरू होता है कि दीज आर द वे गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका क्रिएट कर सकती है. नाउ रिगार्डिंग से कि फाइनेंसिंग गवर्नमेंट आउट ऑफ करंट टैक्स, आप करंट टैक्स यूज करो या फ्यूचर आप लोन ले लो जो कि फ्यूचर में पे करोगे, हैव इक्विवेलेंट इफेक्ट. टैक्सेस का तो हमने देख लिया. टैक्सेस का हमने कैसे देखा, आपने बेसिकली किसी के 1000 रुपए की इनकम थी, 100 रुपए का उसका टैक्स लगाया, राइट, उसकी इनकम बची 900 रुपए. अब ये जो 100 रुपए का आपने टैक्स लगाया ये वापस इसी को दे दिया और फिर इसकी इनकम क्या हो गई, 1000 रुपए. तो कोई इफेक्ट हुआ क्या इससे, नुकसान ही. मतलब वही आपने 100 रुपए लेके उसको वापस दे दिए, गवर्नमेंट ने बस यहां से 100 रुपए से छीन लिए टैक्स लेके, राइट ना. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोन लेना कि लोन लेने से भी कैसे फायदा नहीं होता. लोन लेने से फायदा ऐसे नहीं होता. मूवमेंट जब ये आपका लोन लेते हैं, सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टर है या कंज्यूमर है वो सोचने लगता है गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है इसको पे कैसे करेगी. करंट टैक्सेस तो सीधा समझ में आ गया. नाउ व्हेन द पर्सन थिंक्स अबाउट कि अभी जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसको कैसे पे करेगी, फ्यूचर में टैक्सेस लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना खुद का सोर्स ऑफ इतना बड़ा रेवेन्यू तो है नहीं. आज जो लोन लिया है, आज जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट उसको वापस कैसे पे करेगी बैंक को, बाय इम्पोजिंग एक्स्ट्रा टैक्स अपॉन अस. तो इमेजिन कीजिए इनकी सैलरी थी 1000 रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट ने मनरेगा के थ्रू इनको प्रोवाइड किया जॉब और इनको 100 रुपए डेली देने लगी, तो इनकी सैलरी होगी 1100 रुपए. पर इनको रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट ना ये पैसे वापस लेगी क्योंकि फ्यूचर में वो टैक्स बढ़ा देगी. तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपए साइड में उठा के रख दिए, उनको यूज नहीं किया. तो परचेसिंग पावर इनकी वापस कितनी आ गई, तो परचेसिंग पावर इस केस में दोबारा कितनी आ गई, परचेसिंग पावर वापस आके इनके पास उतनी ही रहेगी, दैट इज 1000 रुपीज, राइट ना. पहले 1000 रुपए थी, 100 रुपए एक्स्ट्रा इंक्रीज करने की कोशिश की, बट उन्होंने वो साइड में रख दिए सेविंग्स करके, ये सोच के कि गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाएगी तो ये वापस पे करने हैं, तो परचेसिंग पावर 100 रहेगी. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉरगॉन करंट कंजम्पशन. वो करंट कंजम्पशन हुई नहीं, दैट इज फॉरगॉन, बिकॉज हमारा क्या हुआ, सेविंग्स बिहेवियर बदल गया इस चीज से, राइट. सो जितना भी एक्स्ट्रा मनी इनको मिला था दे स्टार्टेड सेविंग इट. तो और अगर इसको और समझना हो आसान तरीके से तो ये था आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व. यहाँ पे आपकी क्वांटिटी थी, यहाँ पे आपका प्राइस था, ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई कर्व था. गवर्नमेंट ने जब एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की तो डिमांड कर्व आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की वजह से. बट रिगार्डिंग इफेक्ट मतलब जो सेविंग्स बिहेवियर हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ कि वापस कर्व अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया. इसका मतलब इफेक्ट क्या हो गया, इन रिजल्ट निल. नाउ दिस इज रिगार्डियर कर्व. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, इज दिस रियली वैलिड या फिर थ्योरेटिकल है. तो देखा जाए तो इसके अब तक 2 प्रूफ माने जाते हैं. कहते हैं वर्ल्ड वॉर के 1 के टाइम पे एक तो थ्योरी ये कहती है कि न्यू डील आई थी वहां पे वर्ल्ड वॉर 1 के 1 पे, जो हमारे रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड वो न्यू डील लेकर आए थे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और इकोनॉमी को बूस्ट हो. बट एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका में जो नई एम्प्लॉयमेंट या फिर नई इकोनॉमी जब वापस रिकवर हुई थी वो न्यू डील की वजह से नहीं हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी थी, उल्टा वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हुई थी. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन जनरेट हुए थे. इनको जनरेट करने के लिए कंपनीज ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया था कि वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बना सके. तो प्रोडक्शन बढ़ गई थी, एम्प्लॉय जो इकोनॉमी थी रिकवर कर गई. तो वर्ल्ड वॉर एक्चुअली वाज अ बूम टू अमेरिका. ऑन द अदर हैंड, सो दिस इज व्हाट सेज कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे वहाँ देखते हैं कि रिगार्डिंग थ्योरी वाज एक्चुअली ट्रू बिकॉज न्यू डील से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था. ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में माना जाता है कि मे बी रिगार्डिंग थ्योरी इज नॉट दैट ट्रू, क्योंकि मे बी हमारे जो इन्वेस्टर है वो इतना नहीं सोचते. उनके पास जैसा ही पैसा आता है तो या तो आईफोन खरीदेंगे या बिग फैट इंडियन वेडिंग. तो हमारे जो डिसीजन होते हैं वो इतने रैशनल नहीं होते, वो बेसिकली इमोशनल होते हैं. मतलब शादी आई तो कैसा पैसा खर्च कर दिया, चाहे लोन लेके क्यों ना करना पड़े, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर होगी तो वो कहीं ना कहीं स्पेंड कर देंगे. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि मे बी इंडियन पे ये रिगार्डियन थ्योरी नहीं लगती.
ना दैट इज अंडरस्टैंडिंग रिकार्डियन थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ये हमारे लिए काम आ सकती है। तो आप मुझे बताएंगे कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस किससे रिलेटेड था? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ट्रेड ऑफ बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, हमने देखा ये नहीं था। डेफिसिट फाइनेंस, अनेबल टू रेज परचेसिंग पावर, ये था। डेफिसिट फाइनेंसिंग की और आप एडी, आप डिमांड बढ़ाना चाहते थे, परचेसिंग पावर बढ़ाना चाहते थे, बट इससे नहीं हो पाया था और ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? सी। आई होप आपको समझ में आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.